हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने ख़त्म किया था सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, ठीक है। उसके बाद अपन आज से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इसके पाँचों छः जितने भी फिजियोलॉजी के हैं अपने उसको सारे कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? मानव पाचन तंत्र इसको क्या है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी मैकेनिकल यानी आपकी कार्यकीय और केमिकल दोनों प्रोसेस है। मैकेनिकल कैसे हुआ? जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हो तो मुंह चला रहे हो, ठीक है, मुंह चला रहे हो, वो आपका मैकेनिकल। उसके बाद आपने कोई चीज़ जो खाया वो आपके पेट में गई। पेट में गई तो आपके एंजाइम विभिन्न तरह के आपके रासायनिक पदार्थ उसको पाचन करेंगे, उसको पचाएंगे, वो आपका हो जाएगा बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसको अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं यानी जीआईटी भी बोलते हैं। जो अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम जीआईटी भी बोलते हैं यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपन डिटेल में, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। एक ही शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो दो तरह के पार्ट आते हैं, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में दो रूट होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारी, ये देखो, है एलिमेंट आहार नाल, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को। ये अपने माउथ से शुरू होता है ना, और पूरे पेट से होकर ये हमारे एनस तक खत्म होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है? देखो, माउथ आता है, अपना फेरिंग्स आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में अपना एनस। अच्छा, ये तो हो गई अपनी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो तुमने खाना खाया वो पचेगा जाके, ठीक है। अच्छा, मान लो एलिमेंट्री कैनाल यानी एक तरह की नहर हुई, जैसे कोई पाइपलाइन हुई, उसमें तुमने कोई चीज़ डाल दी। अच्छा, डाली तो पचेगी कैसे? उसके ऊपर एसोसिएटेड ग्लैंड से एंजाइम्स की बौछार होगी। उसके अंदर एसोसिएटेड ग्लैंड से एंजाइम की बौछार होगी। अच्छा, जब दोनों चीज़ मिल जाएंगे ना, तो वो आपके भोजन को पचा देंगे, इसको बोला हमने डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा ठीक है, देखो, फूड यानी कोई भोजन है तुमने खाया, जैसे समोसा खाया, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, वो होती है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट होती है यानी पचती है। उसके बाद क्या होती है? एब्ज़ॉर्ब होती है, और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो होती है एसिमिलेट, ठीक है। जैसे कोई फूड खाया तुमने, वो डाइजेस्ट हुई, उसके बाद एब्ज़ॉर्ब हुई और लास्ट में एसिमिलेट, यानी ये हो गए अपने फूड के पचने का रूट, यानी इसी क्रम में अपना फूड पचता है, ठीक है। अब देखो, अगला टॉपिक आता है। अच्छा देखो, अपन अपन शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करेंगे और फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना एलिमेंट्री कैनाल में पहला ऑर्गन क्या आता है? माउथ। अच्छा ठीक है, अपने माउथ से शुरू करते हैं। देखो, माउथ के अंदर अपना पहला चीज क्या आता है? टीथ। माउथ के अंदर अपना पहला चीज आता है टीथ। टीथ क्या होता है? टीथ के बारे में देखो, टीथ की तीन क्लासिफिकेशन यानी हमारे दांत की तीन क्लासिफिकेशन होती है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। देखो, इसकी हिंदी देख लो, थीकोडोंट बोलते हैं एक बार दंती, इसको बोलते हैं डाई मतलब दो बार दंती, और हेटेरोडोंट को बोलते हैं विषम दंती, ठीक है। अच्छा, इसको क्यों बोला है सामने, क्यों कह रहे हैं ऐसा? उसको देखो, जैसे होता है जो टूथ होता है ना, जो टूथ होता है embedded in a socket of jawbone, यानी थीकोडोंट के टूथ embedded in a socket of jawbone, यानी जो हमारे जबड़े हैं ना, उसके अंदर जो सॉकेट है, जैसे कई सारे सॉकेट्स बने हुए हैं, उन सॉकेट के अंदर अपने टूथ फिट होते हैं, इसको हमने बोला थीकोडोंट। अच्छा, डाइफाइडोंट का होता है, डाइस नाम से पता चला है दो बार, यानी टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, यानी जो अपने लाइफ में दो बार दांत आते हैं। जैसे कि अपने देखो, एक बार बचपन में दांत आते हैं, उसको अपने दूध के दांत बोलते हैं ना, वो टूट जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, उसके बाद उसकी जगह नए दांत आते हैं। इसको दो सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ, इसको ये मैमल्स के अंदर पाई जाती है। मैमल्स यानी हम लोग के आदमियों के अंदर डाइफाइडोंट तरीके की दांत पाई जाती है। अच्छा, लास्ट में क्या आता है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या है भाई? हेट्रोडोंट देखो, हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती। जैसे अपने अंदर जो चारों दांत होते हैं ना, ये देखो, ये चारों अलग अलग नहीं दिख रहे क्या? मतलब एक तरीके से नहीं है, ये चार तरीके से है। देखो, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, इसको अपन बोलेंगे हेट्रोडोंट। अच्छा, इसका देखो क्यों है ये चार तरीके अलग अलग? इनका नाम क्या क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
देखो इंसीजर जो होती है ये अपने सबसे आगे वाली जो दांत होती है इसको बोलते हैं अपन इंसीजर। इंसीजर के बाद अपनी जो नुकीली दांत आती है आगे वाले के साइड में उसको बोलते हैं कैलाइन। उसके बाद जो लास्ट की दोनों दांत आती हैं जो इससे हम अपना मेन चीज चबाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं अपना प्रीमोलर, और सबसे आखिरी में आती है अपनी मोलर। ठीक है। अच्छा देखो डेंटल फार्मूला क्या होता है एडल्ट में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अच्छा ये क्या है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3? देखो अपने जबड़े होते हैं ना, आधा दांत ऊपर लगे रहते हैं आधे दांत नीचे। तो इसमें 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब हुआ इंसीजर 2। फिर 1 का मतलब क्या हुआ? कैनाइन। फिर 2 का मतलब क्या हुआ? प्रीमोलर। और लास्ट का हुआ मोलर। ये अपना डेंटल फार्मूला, इसको याद रखना 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अच्छा तो देखो अपना दांत बना किसका होता है? अपना जो दांत है ना, ये देखो दांत है, ये किस चीज से बना होता है? ये बहुत हार्ड होता है, तुम अखरोट भी खा लेते हो, बादाम भी खा लेते हो और मुलायम चीजें भी खा लेते हो। अच्छा ये टूटता क्यों नहीं है? टूटता इसलिए नहीं है ना क्योंकि इस दांत के अंदर एक इनेमल नाम का पदार्थ पाया जाता है। दांत के अंदर इनेमल नाम का पदार्थ पाया जाता है, इसका क्या काम है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी जो आप भोजन चबाते हो ना उसको, उसमें हेल्प करता है ये अपना इनेमल। ठीक है, ये अपना दांत हुआ। उसके बाद क्या आता है? टंग। अपने माउथ में क्या क्या होता है? दांत होता है, दांत खत्म कर लिया हमने, उसके बाद अगला टॉपिक आता है टंग। दांत के बाद अपना जीभ। जीभ क्या? देखो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, यानी जो टंग होती है वो फ्रीली मूव कर रही है। अभी आप बोल रहे हो ना आपकी जीभ इधर जा रही उधर जा रही, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही, फ्रीली मूव कर रही है। मस्कुलर होती है, पता है क्योंकि अपनी जीभ में कोई हड्डी नहीं पाई जाती, मसल से बनी होती है वो मस्कुलर। अच्छा ठीक है, देखो टंग जो है अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। अपनी जो जीभ है ना उसके नीचे ये देखो एक पतली सी लंबी सी इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, अपने जीभ उठा के देखो तो उसके पतली सी नीचे नीचे पतली और लंबी इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? अपना लिंगुअल फ्रेन्यूलम। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। इसका क्या हुआ है? जो अपनी ये बक्कल कैविटी का ये नीचे वाला फ्लोर है ना, इससे अपनी जीभ को ये अटैच करती है, ये होगी फ्रेन्यूलम। अच्छा देखो अपने जीभ पे पैपिलाई पाए जाते हैं। पैपिलाई मतलब छोटे 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 टेस्ट बड्स। पैपिला को हमने क्या बोला? टेस्ट बड। ये देखो ये सम रीजन्स में पाई जाती है, पूरे दांत में मतलब पूरे टंग में नहीं पाई जाएगी। अच्छा देखो कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। जैसे अपने आगे की जीभ हुई अपनी स्वीट को, उससे आगे जो हुई वो अपने साइड को पहचानेगी, साइड के दोनों हुए कसैलेपन को पहचानेगी। ठीक है, ऐसे होती है अपनी जीभ की स्ट्रक्चर। ये होती है अपनी जीभ। जीभ खत्म। जीभ के बाद देखो, अच्छा देखो ये जो स्ट्रक्चर थी ना हमने पहले पढ़ी थी आहार नाल की। अच्छा देखो जीभ के बाद जो अपना आता है, उसके बाद एक आता है यहाँ, एक अपना नेजल से जा रहा है और एक अपना जा रहा है माउथ से। ठीक है, देखो ये अपना एक नेजल कैविटी और एक अपना माउथ कैविटी। ये नेजल कैविटी, ये माउथ कैविटी। देखो इन दोनों का जो है एक कॉमन पासेज होता है। ठीक है, एक कॉमन पास जिसमें आपका खा भी रहे हो और जो सांस भी ले रहे हो वो दोनों जा रहा है, इसको बोलते हैं अपन फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद अपना अलग हो जाता है खाने का और सांस लेने का पाइप अलग। ये अपनी विंड पाइप अलग चली जाती है, फिर अपना यहाँ से गट लाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो आप खाना खा रहे हो ना, कभी कभी आपको कभी डाउट नहीं आया कि जैसे हमने खाना खाया तो हमारे फेफड़े वाले लाइन मतलब विंड पाइप में क्यों नहीं चली गई? उसी को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पत्ते के आकार की उपास्थि यानी कार्टिलेज होती है जो जीभ के आधार पर स्थित होती है। ठीक, इसका मुख्य कार्य भोजन और तरल पदार्थ को श्वास नली में जाने से रोकना है। जो आप खाना खा रहे हो आपके विंड पाइप में ना चली जाए, उसको ये रोकता है ट्रैकिया में जाने से, आपका एपिग्लॉटिस। ये हो गया। ठीक है, एपिग्लॉटिस के बाद देखो अपना फेरिंग्स के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी यहाँ से लेके आपका गटनाल शुरू हुआ और ये आपका स्टमक, स्टमक तक इस पूरे लाइन को अपने बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस को हिंदी में अन्न नली या ग्रास नली कहा जाता है। यह भोजन नली होती है जो गले फेरिंग्स से स्टमक तक भोजन और तरल पहुंचाने का काम करती है। जो आपने खाना खाया उसको आपके गले से लेके और ये आपके स्टमक तक, स्टमक में ले जाके ये डाल देगी आपके भोजन को। ठीक है, ये अपना हो गया ईसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक क्या है? देखो ये स्टमक आपका ये जे शेप का स्ट्रक्चर है, स्टमक जे शेप का स्ट्रक्चर है। इसके तीन नहीं चार पार्ट होते हैं। देखो जो आपका ये आपका आया था, आपका आया था ये इसोफेगस यानी आहार नाल या अन्न नाल जो आया था ना, ये आपके स्टमक में आके अटैच होता है, इस पार्ट को बोलेंगे हम कार्डिया। ठीक है, ये हो गई अपनी कार्डिया। कार्डिया के बाद देखो ऊपर वाले पार्ट के स्टमक को हम बोलेंगे फंडस। और ये बाकी ये पूरा पार्ट हो गया आपकी बॉडी।
और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, इस पार्ट को बोलेंगे पाइलोरस, ठीक है। कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। देखो स्टमक के बारे में की पॉइंट्स देखो। स्टमक भोजन को पचाने में मदद करता है और गैस्ट्रिक जूस एवं एंजाइम साबित करता है। देखो स्टमक जो होता है ना, यहाँ से आपका फूड आया तो इसमें HCl भरा होता है, वो जो हाईली एसिडिक होता है, जिसका pH 1.8 होता है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस, HCl ये सब भरे होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टमक, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक जूस एवं एंजाइम स्रावित करता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट हमने देख ही लिए, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरी। अच्छा, कार्डिया देखो क्या है, जहाँ भोजन इसोफेगस से पेट में प्रवेश करता है, यानी हमारा इसोफेगस से खाना आया, इसमें स्टमक में प्रवेश किया, इसको बोले कार्डिया। इसका फंडस क्या होता है, देखो एंजाइम जो होते हैं ना, यहीं तक अपने होते हैं, ये पूरे पार्ट में नहीं होते आपके पूरे, इसमें कुछ जगह शेष रहती है, यानी स्पेस शेष रहता है, इसको हम बोलते हैं फंडस। पेट का ऊपरी भाग जहाँ गैस रहता है, यहाँ पे गैस आपकी स्टोरेज के रूप में रहती है, ठीक है। अगला पार्ट आगे सबसे लंबा और सबसे बड़ा पार्ट बॉडी, पेट का मुख्य हिस्सा जहाँ पाचन होता है, यहाँ पे आपका भोजन पचता है। और पाइलोरस यानी आखिरी में, जहाँ से भोजन छोटी आंत में जाती है, यहाँ कुछ भोजन का पार्ट पच गया, उसके बाद जो आपकी फूड होगी वो आपके फर्दर इंटेस्टाइन में चली जाएगी, इसको बोला हमने पाइलोरस, ठीक है। ये आपका स्टमक खत्म। स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आपका इसोफेगस आया, फिर स्टमक, स्टमक के बाद आपका ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, डोडिनम, जूजिनम और इलियम। डिओडिनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो छोटी आंत के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, ये देखो सबसे लंबा पार्ट होती है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग। देखो इसकी जो लेंथ होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, छोटे छोटे कॉइल 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 के रूप में अपने स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज होती है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, यानी 20 से 23 फीट लंबी होती है। इसका देखो फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यह भोजन के कंप्लीट पाचन और पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन का मुख्य स्थल है। यहाँ पे हमने कुछ डाइजेशन किया, उसके बाद जो फूड गया, अब यहाँ पे आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे किसमें मेन होता है, ठीक है। अभी ये याद रखो कि यहाँ पे आपका मेन चीज एब्जॉर्ब और पाचन होता है, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने भी 3 पार्ट देखे, डोडनम, जीजनम और इलियम। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, इस ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। देखो बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, जो भोजन के अवशेषों से पानी अवशेषित कर मल यानी स्टूल का निर्माण करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये सबसे लास्ट पार्ट है अपने पूरे पाचन तंत्र का, भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है और पानी को एब्जॉर्ब करके स्टूल बनाता है, ठीक है, जो आपने खाना खाया उसका। इसकी लेंथ देखो कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर, यानी 5 फीट लंबी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी दिख रही फिगर में देखो आराम से ना, ये इसकी लेंथ जो है लगभग 5 मीटर लंबी है और स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। अच्छा इसका फंक्शन क्या है देखो, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन, ये काम क्या करता है, जो आपका फूड फूड हुआ वो मेनली कहाँ पचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद जो वहाँ से वाटर और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स बचा ना, वो आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज। अब देखो अनडाइजेस्टिव फूड्स को ठोस में बदलना, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, यानी जो आपके फूड्स पके नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, उनको आपके स्टूल में चेंज करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो आखिरी काम क्या है, आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया द्वारा कुछ विटामिन जैसे विटामिन के और B12 का उत्पादन, इसको इंटेंसिव फैक्टर बोलते हैं अपने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में। इंटेंसिव फैक्टर मतलब विटामिन 12 का निर्माण करेगा कौन, अपना लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली आती है, फिर हम अच्छे से समझते हैं। देखो आपने अब तक जितना भी पढ़ा ना, जितना भी पढ़ा, जैसे ये आपका गट है यानी आहार नाल है, इससे लेके पूरे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज है, यानी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको आप बीच से काट दो, इसको आप बीच से काट दो। अब इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, देखो अच्छे से समझना। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
यानी इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में 4 लेयर पाई जाती हैं। कौन-कौन सी? सबसे आउटर मोस्ट हुई लेयर सिरोसा, सिरोसा। उसके बाद अपने 2 लेयर पाई जाएँगी। 2 लेयर, इन दोनों लेयर को एक ही लेयर बोलते हैं, लेकिन इसके 2 सब पार्ट्स हैं। इसको बोला हमने मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस 2 लेयर अगेन 2 लेयर में डिवाइड होता है, इनर और आउटर, इनर और आउटर। अच्छा, इनर कैसी हो रही है? आपको देखो ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल छोटे-छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये सर्कुलर होती है। और ये ऐसे छोटे-छोटे लंबे-लंबे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या आता है? मस्कुलैरिस के बाद आया आपकी सब म्यूकोजा, ये जो आपकी पार्ट है सब म्यूकोजा। और सब म्यूकोजा के बाद लास्ट में आया है आपका म्यूकोजा, यानी अपने आहार नाल का सबसे बाहरी पार्ट कौन-सा होगा? सिरोसा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो सिरोसा लगाना। और सबसे इंटरनल पार्ट कौन-सी है? तो म्यूकोज़ा लगाना, ठीक है? इसके बाद जो ये आपकी खाली जगह बची, यानी जहाँ पे आपका वो खाना आगे जा रहा है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ल्यूमन यानी ये खाली स्पेस, इसको हम लुमन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो अपनी एलिमेंट्री कैनाल क्या है भाई? एलिमेंट्री कैनाल अपने देखा 4 लेयर पढ़ा हमने, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोज़ा और म्यूकोज़ा, यानी ये आउटर से लेके इनर का ये आपका क्रम हुआ। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर और म्यूकोज़ा इंटरनल लेयर सबसे, ठीक है? अब देखें एक-एक करके देखते हैं अपने सिरोसा क्या है? सबसे पहले सिरोसा देखो। सिरोसा जो है वो मेसोथेलियम होती है और कनेक्टिव टिश्यू दोनों से मिलकर बनी होती है। मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अच्छा, ये एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, जो अपने विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एपिथेलियम भी होती है सिरोसा लेयर, ये अपनी सिरोसा लेयर। मस्कुलैरिस देखो हमने देखा था, स्मूथ मसल होती है। और इसके 2 सब पार्ट्स होते हैं, एक इनर एक आउटर। इनर जो पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, यानी गोल शेप में होता है। और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल यानी लॉन्गिट्यूडिनल शेप में होता है, ये अपनी मस्कुलैरिस। अब यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। इनको अच्छे से देखना भाई। सब म्यूकोजा, इसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स ये पाए जाएंगे। क्वेश्चन आया कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किस पार्ट में आपके नर्व, ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल की सप्लाई हो रही है, तो आप लगाओगे सब म्यूकोजा, ठीक है? सब म्यूकोजा। और देखो ड्यूडेनम जो होती है ना, ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नहीं, देखो केवल ड्यूडेनम में पाया जाएगा ये चीज़। ये चीज़ आप दिमाग से निकाल देना कि सारे ही सब म्यूकोजा में, आपके स्टमक हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, उसमें नहीं। ड्यूडेनम की ग्लैंड्स में सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, नहीं उसमें नहीं। अपने ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ही केवल, जेजनम मीलियम में नहीं, उसमें ड्यूडेनम पार्ट में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और वो कौन सी ग्लैंड है? उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर ग्लैंड। यानी सब म्यूकोजा के अंदर एक ग्लैंड भी पाया जा रहा है, उसका नाम है ब्रूनल ग्लैंड। अब देखो सब म्यूकोजा के बाद आया अपना म्यूकोजा। म्यूकोजा का क्या काम भाई? म्यूकोजा जो है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकोजा लेयर म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस यानी जो आपके खाने पे लगता है, खाने को मुलायम बनाता है और एक तरह का एंजाइम है। अच्छा, ये म्यूकस सिक्रीट किसने किया? नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस सिक्रीट कर रही है कौन सी? अपनी म्यूकोजा। अच्छा, ये देखो म्यूकस सिक्रीट किया, तो इसको सिक्रीट कौन किया? इसको सिक्रीट किया गॉबलेट सेल नाम के एक सेल ने। म्यूकस को सिक्रीट किया गॉबलेट सेल ने। ये कहाँ पाया जाता है? अपने म्यूकोजा लेयर में, ठीक है? ये अपना एलिमेंट्री कैनाल के चारों लेयर खत्म, ठीक है? अगला देखो, अब अपन पढ़ेंगे म्यूकोजा को अच्छे से पढ़ेंगे, म्यूकोजा लेयर को अच्छे से देखेंगे। देखो म्यूकोजा, म्यूकोजा लेयर को अच्छे से देखो। ये अपना स्टमक का पार्ट है, ये ठीक है? और ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई? स्टमक के म्यूकोजा में ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे देखो सरफेस जो है इसके काफी रफ और खुरदुरे दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसको हमने बोला रोगी। रोगी बोला क्यों? इसके सरफेस काफी खुरदुरे हैं, वो भी स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ? अच्छा, अपने स्टमक में हमने पढ़ा था ना अभी, एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल यानी गैस, एचसीएल के अलावा क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन साबित करता है? अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स साबित करती है। कहाँ पाई जाएंगे? अपने स्टमक में, स्टमक की म्यूकोजा में, ठीक है? अब देखो यहाँ से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, समझ में भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जब ये रोगी फॉर्म से आगे बढ़ा, तो इसने ये देखो ए लंबे लंबे स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने बनाए। किसने? म्यूकोजा ने। अच्छा, क्यों बनाए? ये देखो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन ना, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा पाचन का काम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा है, उसने लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अच्छा फायदा क्या हुआ?
जो इसकी सरफेस एरिया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो बढ़ गई। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुई? अब देखो, कोई चीज़ है ना, उसमें आप सरफेस एरिया बढ़ा दो। जैसे कोई कंपनी है, उसमें मान लो अभी रोगी फॉर्मेशन थी, सरफेस एरिया कम थी। कोई कंपनी उसमें कम आदमी काम कर रहे हैं, कम काम है क्योंकि अच्छा कोई कंपनी बड़ी है जिसमें ज़्यादा काम है, तो उसमें ज़्यादा आदमी काम करेंगे। उसी ज़्यादा आदमी के हिसाब से ये उसी को एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि ये अपनी वो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जिससे भोजन का एब्ज़ॉर्प्शन होगा। अच्छा देखो इसमें क्या-क्या हुआ? इसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसका नाम हमने दिया विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम हुआ विलाई। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में एक क्रिप्ट होता है, यानी गर्त होता है। इस क्रिप्ट को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुल। क्रिप्स ऑफ लिबरकुल। अच्छा ठीक है, इसके अंदर क्या-क्या हुई? अच्छा, विलाई के अंदर क्या-क्या पाई जाती है? देखो जो अपनी ब्लड वेसल्स है ना, ये जो ये यार ये अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड वेसल के बाद इसमें एक सफ़ेद, देखो ये सफ़ेद लाइक की भी वेसल्स दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद-सफ़ेद जो। इसको क्या बोला हमने? लैक्टियल या लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल के बाद ब्लड वेसल के अंदर लिम्फ वेसल भी पाई जाती हैं। अच्छा ये कैसे याद रखोगे? लिम्फ लिम्फ यानी अपने डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है ना। उसी से रिलेटेड तुम याद कर लोगे व्हाइट व्हाइट की अपनी लिम्फ वेसल पाई गई थी म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, ये देखो म्यूकोसा खत्म। अच्छा देखो, गैस उसमें हमने आहार नाल पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अच्छा एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब जो ग्लैंड्स भोजन के पाचन में यानी डाइजेशन में हेल्प करेंगी। अब उसको देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो। देखो, पहली आती है अपनी स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी अपनी लारीय ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम? नाम से ही पता चल रहा है, सलाइवा सिक्रीट करेगी, यानी जो आपका लार बन रहा है मुंह में, जो उसको बोलते हैं हम ना स्लाइवरी ग्लैंड। अच्छा ये 3 टाइप की होती है, अभी डिटेल में देखेंगे, अभी ये ऐसे देख लो फिगर में। ये पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं इसको, ये अपने कान के पास स्थित होती है, ठीक है, कान के नीचे। इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल। अब एक सिंपल कॉमन लॉजिक लगाओ, इस सब का मतलब होता है नीचे, और मैंडिबुलर का मतलब होता है जबड़ा, यानी आपके जबड़े के नीचे पाई जाएगी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सबलिंगुअल यानी लिंगुअल का मतलब होता है जीभ, जीभ के नीचे पाई जाएगी अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये होती है अपनी स्लाइवरी। दूसरा आता है अपना लिवर। लिवर देखो, लिवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, कौन सिक्रेट करता है? लिवर। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बाइल जूस किसने सिक्रेट किया, तो आंसर लगाना लिवर। देखो अपनी लिवर की स्ट्रक्चर अभी डिटेल में देखते हैं। और लास्ट में आता है अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है मेनली हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। हार्मोन अपने जब केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ए टू जेड देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन पैनक्रियाज ने सिक्रीट किए थे। और दूसरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में इसका क्या काम? ये सिक्रीट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। अभी तक हमने जिसने भी जूस देखा था, जैसे गैस्ट्रिक जूस देखा था, उसका पीएच कितना था? 1.8 एचसीएल के कारण। लेकिन ये क्या होता है? एल्कलाइन, यानी इसका पीएच जो होगा ये 8 से ज़्यादा होगा, इसलिए एल्कलाइन यानी क्षारीय है इसका नेचर। ये हो गया अपना पैनक्रियाज। ये अपनी 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड खत्म, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज, ठीक है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक एक करके हमने कहा था, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना सलाइवरी ग्लैंड से शुरू करते हैं। देखो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होती है अपने अंदर, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड यानी अपने चीक्स में पाई जाएगी। पैरोटिड एक लोकेशन अपने कान के नीचे यानी अपने चीक्स एरिया में, अपनी गाल के एरिया में पाई जाती है, इसको पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी आती है सब मैंडिबुलर, यानी सब का मतलब हुआ नीचे, और मैंडिबुलर यानी अपने जबड़े, इसको सब मैक्सिलरी भी हम कहते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ये अपने ऊपरी और निचली जबड़े हो गए। अब उन दोनों जबड़ों के नीचे पाई जाएगी, इसलिए उसको बोला सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी आती है सबलिंगुअल। लिंगुअल मतलब हुआ जीभ, जीभ यानी बिलो टंग, अपने जीभ के नीचे पाई जाएगी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हो गई अपनी सलाइवरी ग्लैंड खत्म। अब देखो दूसरा आता है अपना कौन सा ग्लैंड? लिवर। ये आपका लिवर का स्ट्रक्चर। लिवर का स्ट्रक्चर अब सबसे पहले ध्यान से देखो, लिवर के कितने पार्ट? ये बीच से कटा हुआ 2 पार्ट, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। 2 पार्ट लिवर के, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब। देखो इसी तरह लिवर का 2 लोब, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब। 2 लोब के बाद आता है हिपैटिक लोब्यूल्स। इस प्रत्येक जो लोब है ना, एक लोब और दूसरे लोब, इस लोब के अंदर क्या पाया जाएगा? हिपैटिक लोब्यूल्स। यानी अब इसके अंदर छोटे-छोटे कई सारे लोब्यूल्स मिलकर बने हैं। उनको क्या बोला? हेपेटिक लोब्यूल। अब एक अच्छा एग्जांपल क्वेश्चन देखो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताई थी, ठीक है। ऐसे लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हुई? आपकी हेपेटिक लोब्यूल्स। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हुई? आपका हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है।
अच्छा, हिपैटिक से क्या है, हिपैटो, हिपैटिक ये वर्ड जहाँ भी आया ना, आप समझ जाना कि ये लीवर से संबंधित है। लीवर को मेनली हिपैटिक वर्ड से संबोधित किया जाता है ये आपका हिपैटिक लोब्यूल्स खत्म। हिपैटिक लोब्यूल के बाद क्या आई आपकी हिपैटिक सेल्स। देखो लोब्यूल्स के बाद आई हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स के बाद आई, हिपैटिक सेल्स ने क्या सीक्रेट किया, बाइल जूस। बाइल जूस सीक्रेट हुआ। अब ये बाइल जूस सीक्रेट होके गाल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होना, अगर स्टोरेज पूछ रहा है बाइल जूस का तो होगा गाल ब्लैडर, ठीक। अगर किसने बनाया यानी सिक्रीशन किसने किया यानी उसको बनाया किसने, तो उसका आंसर होगा लिवर। ये आपका बाइल जूस खत्म। ठीक है, लिवर खत्म। अब देखो, लीवर था, लीवर था ना, लीवर से अपने दो डक्ट्स निकले। लीवर से अपने दो डक्ट्स निकले, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाया। इस डक्ट को बोला हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट। लीवर से दो डक्ट निकले, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। इन दोनों ने एक कॉमन पाथवे बनाया, इसको हमने बोला कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसी तरह गाल ब्लेडर से भी एक डक्ट आया। इस डक्ट को हमने क्या बोला, सिस्टिक डक्ट। गाल ब्लैडर से जो डक्ट है उसको हमने बोला सिस्टिक डक्ट। इसने और कॉमन हेपेटिक डक्ट ने एक कॉमन पाथवे बनाया, इसको हमने बोला कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट बनाया इसने। अच्छा देखो, नीचे एक पैनक्रियाज भी लगी हुई है अपनी एक ग्लैंड। इसने क्या बोला, इसकी डक्ट को बोला नाम से ही पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। इसने अपने कॉमन हेपेटिक डक्ट में आके अपना सिक्रेशन छोड़ दिया। अब इस देखो, इस जो लास्ट में जो आती है ना इस स्ट्रक्चर, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यानी अपनी हिपैटो यानी लिवर और गॉल ब्लैडर से आई और उसमें पैनक्रियाटिक जूस मिल गया। इसको हमने नाम बोला हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये आके अपने ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आके मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई अपनी ड्यूडेनम में आके मिल गई। अच्छा देखो, यहाँ पे गिरने से पहले एक स्फिंक्चर होता है। स्फिंक्चर क्या, अच्छा मान लो यहाँ से कोई सिक्रेशन हो रही है, यहाँ से कोई, अब ये लगातार बनी करेगी, चौबीसों घंटा इसमें थोड़ी ना गिरा करेगी। उसको रोकने के लिए एक स्फिंक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। याद रखना ये, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना म्यूकस और नेक सेल्स, ये अपना पहला गैस्ट्रिक ग्लैंड आया। गैस्ट्रिक यानी अपने जो पाया जा रहा था पेट स्टमक, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमने पढ़े थे, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं उसको देख रहे हैं हम। म्यूकस यानी नेक सेल्स, यानी पहला अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस नेक सेल, नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस रिसीव करेगी ये, यानी म्यूकस का सिक्रेशन करेगी म्यूकस सेल। दूसरा कौन सी है, पेप्टिक और चीफ सेल। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी है, पेप्टिक और चीफ सेल। ये नाम से इसका भी नाम पता चला है, पीईपी पेप। पेप से पेप्सिनोजेन, पीईपी पेप्सिनोजेन, ये अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड की दूसरी ग्लैंड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या सीक्रेट करेगी, एचसीएल। ये पीएच जो होता है ना इसकी 1.8 होती है, हाईली एसिडिक है 1.8। इंट्रिंसिक फैक्टर हमने पढ़ा था ना, विटामिन बी 12 को सिक्रीट करेगी कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड की पेराइटल सेल। और एचसीएल की सिक्रीशन करेगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की पेराइटल सेल। इसका पीएच 1.8। अच्छा, अब आप सोचो, ये जो पीएच 1.8 है, ठीक है ना, इसकी वजह से हमारा पेट जला क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, आपको सोचा ना। अच्छा देखो क्यों नहीं जला, उसको देखते हैं। ये देखो, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की वजह से, जो अपना म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट कर रही थी और बाइकार्बोनेट एक सब्सटेंस होता है, इन दोनों की वजह से आपका जो स्टमक होता है ना वो एचसीएल से बचा रहता है। एचसीएल क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये हो गया, ये अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खत्म। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में देखते हैं क्या क्या क्या। माउथ से लेके और अपना रेक्टम तक पूरा स्टम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ से लेके और अपने रेक्टम तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या क्या होता है, माउथ के बाद आता है इसोफेगस, स्टमक, ट्यूडनम, जिजनम, इलियम, कॉलन, सीकन, रेक्टम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो डाइजेशन मेनली कहाँ होता है, अपने माउथ से खाना खाया, माउथ से लेके और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम तक, यहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। ये चीज याद रखना कि मैक्सिमम की बात हो रही है, डाइजेशन तो यहाँ भी होगा लेकिन मैक्सिमम कहाँ हुआ, माउथ से लेके इलियम तक मैक्सिमम डाइजेशन हुआ। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कहाँ मैक्सिमम हुआ, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जूजनम और इलियम पार्ट में हुआ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सा यहाँ भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमने पढ़ा था ना, वाटर का या खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन जो होता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन जो मैक्सिमम हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनम और इलियम पार्ट में।
ये आपके याद हो गया, ठीक है, आराम से। अगला पार्ट देखो, रेनिन क्या होता है? रेनिन एक अब की पॉइंटर हम छोटे-छोटे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अपने। रेनिन क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। अच्छा देखो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है? नाम से पता चला है, प्रोटियो यानी प्रोटीन का पाचन करेगी। प्रोटीन कौन-सी? अच्छा, जो इन्फेंट्स होते हैं, अपने बच्चे होते हैं नवजात, वो क्या पीते हैं? वो समोसा, बर्गर, टिक्की ये तो खा नहीं सकते। वो क्या पीते हैं? वो मिल्क पीते हैं। मिल्क क्या होता है? मिल्क में पता है आपको प्रोटीन होता है। जो अपने जिम करते हैं या जो भी, इसमें आपने देखा होगा कि लेते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या मिल्क से बना होता है, उसके अंदर होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन को डाइजेशन कौन करेगी? अपनी रेनिन करेगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि म्यूकोस और बाइकार्बोनेट की वजह से अपना पेट HCl से जला नहीं। अच्छा देखो, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम जो अपनी ट्रिप्सिनोजेन है, इसको पहले एक बच्चा मानो। जो अपनी ट्रिप्सिनोजेन है, ये एक तरीके से एक बच्चा है, ये ट्रिप्सिनोजेन। इस बच्चे को बड़ा किया, बड़ा हुआ ये बच्चा तो ट्रिप्सिन में बदला। जो ट्रिप्सिनोजेन है, ये बड़ा होकर ट्रिप्सिन में बदला। इसको बड़ा कौन किया? एंटेरोकाइनेज ने, यानी ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने वाला फैक्टर एंटेरोकाइनेज है पैनक्रियाटिक एंजाइम में। अच्छा देखो, ट्रिप्सिन बड़ा हुआ तो ये क्या काम करेगा? एक्टिवेट अदर एंजाइम, यानी जो आपके बाकी बचे एंजाइम है उसको ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देगा। अच्छा ये देखो, फूड जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। फूड जो होता है ना, वो अपने माउथ में जो आपने चबाया, जैसे फूड को खाया, समोसा, टिक्की, बर्गर जो भी आपने खाया, उसको आपने चबाया, ठीक। अच्छा चबाया तो छोटे-छोटे पार्ट्स में टूट गई, यानी एसिमिलेट हो गई। छोटे-छोटे जो पार्ट हो गए जो उसके, वो आपके फूड से आके जाएँगे, तो उसको हम बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी है इसकी बोलस। ये याद रखना, जो आपने फूड खाया उसको जब आपने चबाया, इस टर्म को हमने बोला बोलस। बोलस जो है वो स्टमक में जाएगी, फिर स्टमक में जाने के बाद उसमें क्या-क्या मिल गया? आपका HCl मिल गया, गैस्ट्रिक जूस मिल गए, आपके म्यूकस मिल गया। इन सारे मिलने के बाद आपको उसको बोलेंगे काइम। तो एक क्वेश्चन यही आता है कि बोलस जो होता है वो माउथ के बाद जब बोलेंगे तो उसको बोलस बोलेंगे फूड को, और जब वो स्टमक के बाद आगे जाएगा तो उसको हम बोलेंगे काइम, ठीक है? अच्छा देखो, ये लीवर पढ़ा हमने, लीवर लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर क्या-क्या है? बाइल जूस के अंदर वो देखते हैं, ठीक है? बाइल जूस के अंदर अपने बाइल पिगमेंट्स हैं। बाइल पिगमेंट क्या-क्या भाई? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है? अच्छा, पिगमेंट से होता क्या है? जैसे आपके अंदर को पीलिया रोग सुना होगा, अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके अंदर क्या होता है? बाइल बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसका शरीर पीला पड़ जाता है। इसी को क्या? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की वजह से। बाइल के अंदर और क्या पाया जाएगा? बाइल साल्ट्स। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाए जाएँगे, फास्फोलिपिड पाए जाएँगे। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जितने भी अपने ग्लैंड्स के जो वो है ना, एंजाइम्स जो निकलते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेज़ेंट होते हैं, जितने भी अपने सिक्रीशंस हैं, गैस्ट्रिक या हो गए या लिवर हो गया या पैनक्रियाज़ का हो गया, सबके अंदर एंजाइम होते हैं। लेकिन बाइल के अंदर वो है, एंजाइम नहीं पाए जाएँगे। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा, ये याद रखना। अच्छा देखो, डाइजेशन हमने खत्म किया, अब पढ़ते हैं एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन में मेनली कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ एब्ज़ॉर्ब होके आपके शरीर में जाएगा। पहला आता है माउथ। माउथ में सर्टेन ड्रग्स, यानी आपने कुछ दवाइयाँ खाई, जैसे एक विटामिन सी की टैबलेट आती है लिमसी। आपने देखा होगा, उसको मुँह में रखो और उसको चूसना रहता है। तो सर्टेन ड्रग्स वो माउथ में ही आपके एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, शरीर में चली जाती है। माउथ में सर्टेन ड्रग्स का एब्ज़ॉर्प्शन हुआ। अगला आता है स्टमक। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल। अच्छा हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन और डाइजेशन कहाँ होता है? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो मैक्सिमम एब्ज़ॉर्प्शन। यहाँ तो छोटे-छोटे वैसे सर्टेन ड्रग्स यहाँ हो गए, कुछ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल का कुछ पार्ट स्टमक में। बाकी जो मेनली अपना एब्ज़ॉर्प्शन हुआ वो हुआ अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड गई लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ क्या-क्या एब्ज़ॉर्ब हुआ? वाटर, मिनरल और ड्रग्स। बाकी बचे जो कुछ ड्रग्स हमने दवाई है जैसे गोली के फॉर्म में खाते हैं ना पानी के साथ, वो हो गया अपना, वाटर हो गया, मिनरल्स जो खनिज लवणस होते हैं, उनका एब्ज़ॉर्प्शन होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। ये अपनी एब्ज़ॉर्प्शन खत्म। उसके बाद देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कमी, किसकी कमी? प्रोटीन और एनर्जी की कमी। इसकी वजह से दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोरकर, एक मैरस्मस। क्वाशियोरकर एंड मैरस्मस। अच्छा देखो, डिफरेंस देखो क्या क्या है। प्रोटीन की कमी तो दोनों में है, ठीक है भाई, प्रोटीन की कमी दोनों में है, लेकिन क्वाशियोरकर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन मैरस्मस में, इसका देखो नाम से पता चला है, म्यूरेस्मस। MUR मतलब मरा मरा सा, मरा मरा सा। ये देखो आप फिगर से समझो। देखो, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इसका पेट निकला हुआ है थोड़ा-सा, यानी ये थोड़ा मेरस्मस के हिसाब से ये थोड़ा-सा हेल्दी होगा। क्यों?
इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए इसके मरा-मरा सा होता है ये मैरास्मस का, इससे आप ये को याद हो जाएगा। अच्छा, अपना आखिरी पार्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ डिसऑर्डर्स यानी बीमारियां, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम से रिलेटेड बीमारी कौन-कौन सी उसको पढ़ लेते हैं। पहला आता है जॉन्डिस यानी पीलिया। लिवर अफेक्टेड, सबको पता है कि अपने एलएफटी कराते हैं, किस चीज़ के लिए कराते हैं, अपने पीलिया की जाँच के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लिवर अफेक्टेड होता है। इसमें क्या-क्या होता है, आपकी स्किन और आई येलो हो जाती है। नीचे देखो एक फिगर है, ये आपकी इधर नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन के बाद इधर जो है वो पीलिया अफेक्टेड स्किन है। नॉर्मल स्किन देखो और पीलिया अफेक्टेड स्किन देखो, कुछ अंतर देखा? ये आपकी आई भी और स्किन भी येलोविश टर्न हो गई है। क्यों हुआ? बाइल जूस इंक्रीज़ हुआ। हमने पढ़ा था ना अभी, बाइल जूस इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी स्किन और आई का कलर येलोइश हो जाएगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं जॉन्डिस। अगला डिसऑर्डर क्या है? वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या हुआ भाई? आपने कुछ उल्टा-सीधा सामान खा लिया, ज़्यादा तला-भुना खा लिया तो जो स्टमक होती है वो कंटेंट माउथ से बाहर आ जाता है। ये देखो, ये लड़का है ना उल्टी कर रहा, इसके स्टमक का कंटेंट इसके माउथ से उसकी वजह से आपका स्टमक कंटेंट माउथ से बाहर आ गया, ठीक है? अच्छा, वोमिट सेंटर क्या होता है? जो अपना उल्टी कर रहा है, इसका एक वोमिट सेंटर होता है। ये कहाँ होता है? अपने मेडुला में। वोमिटिंग में यही याद करने लायक चीज़ है कि अपना शरीर में वोमिट सेंटर कहाँ होता है? अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये अपन जब न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है। अच्छा देखो, अगला बीमारी क्या है? दस्त और कब्ज यानी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। इसमें ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, बस एक चीज़ याद रख लो, दस्त यानी बाढ़ आ गई, कब्ज मतलब सूखा पड़ गया। बाढ़ आ गई और सूखा पड़ गया, अपने दस्त और कब्ज खत्म। इनडाइजेशन लास्ट में आता है अपच। आपने खूब समोसा, बर्गर, टिक्की पेट भर खा लिया, अब वो पच नहीं रहा। क्यों नहीं पच रहा? ओवर ईटिंग की वजह से और स्पाइसी फूड की वजह से। ये हो गई अपनी इनडाइजेशन। इसी के साथ ना डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म होता है। अच्छा देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा और लंबा टॉपिक है, काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाया। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी के साथ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इसी के साथ धीरे-धीरे अपने सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक आराम से इजी से पढ़ते हुए सारे कर लेंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।